हेलो बच्चों, तुम लोग को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम बात करेंगे फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा हेडिंग दो, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव भी करेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक है। इसने कहा था इफ द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। सुनो इसका मतलब क्या, ध्यान देना कि मान लेते हैं एक ये आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इस कंटेनर में है। इस कंटेनर मान ले क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ZnSO4, मतलब पानी है और उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्ट डाल दिया, घोल दिए, क्या बन गया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। ये टूटा किसने में, जल्दी बताओ। जिंक +2 एंड SO4 क्या -2 -2 इक्वल अमाउंट में, ठीक है। इसमें एक जिंक का इम्प्योर मेटल है, ये क्या बताओ, ये पॉजिटिव एनोड है और जिंक का ये क्या बताओ, प्योर मेटल है। एक लेना इम्प्योर, एक लेना प्योर, और इसी का जिंक का जितना प्योरेस्ट है जाके कैथोड में क्या जमा होता है ना। ये आपका जिंक का क्या है, प्योर मेटल है, जो आपका क्या है, कैथोड है, क्या है, नेगेटिव है। और ये मान लेते हैं हमने लिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ध्यान देना CuSO4 सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट और पानी को घोल के, पानी में कॉपर सल्फेट घोल दिए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 सोल्यूशन। ये भी इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा, किसमें, Cu+2 एंड क्या है, SO4 -2। और यहाँ पर क्या लिए, इम्प्योर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलो या तो मेटालिक रॉड बोलो। ये आपका क्या है, प्लस, मतलब क्या है, एनोड है। और ये प्योर आपका क्या, कॉपर का इलेक्ट्रोड है या मेटालिक रॉड है जो नेगेटिव है, ठीक है। और ये जितना परसेंट इस प्योर कॉपर में है, इस इम्प्योर कॉपर, इतना परसेंट प्योर कॉपर है, यहाँ क्या होगा, जमा होगा, है ना। और इतना इस इम्प्योर जिंक में जितना परसेंट प्योर जिंक है, यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा, है ना। ये आपका इम्प्योर जिंक है, इम्प्योर जिंक का मेटल। इसको देखने से पहले फ्राइडे सेकेंड लो इलेक्ट्रोलाइसिस देखने से पहले फ्राइडे फर्स्ट लो देख लेना, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, प्योर जिंक है, प्योर जिंक है। ये आपका क्या है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल। ये आपका क्या है, क्या बाबू, प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल। क्लास 12, 9, 10, 11 सबका केमिस्ट्री का जो चैप्टर है प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप लोग को भी चैप्टर देखना है तो प्ले लिस्ट आपको जरूर खोलिएगा, ठीक है, सब वही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं इसको। अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट देंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिए, इसको भी आज क्या कनेक्ट कर दे, सीरीज कर दिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इफ द जो ये जिंक का जो मेटल आके इम्प्योर मेटल का जो जिंक है, वो इसका जितना परसेंट प्योर जिंक है जो यहाँ पर जमा होगा, ध्यान देना, यहाँ पर जो जिंक जमा होगा इम्प्योर कॉपर में, जितना परसेंट कॉपर प्योर है जो आपका प्योर कॉपर में जमा होगा, कैथोड में जमा होगा, वो जो जितना जमा होगा उसका मास जो है इक्विवेलेंट मास से क्या होगा, डायरेक्टली होगा। इसने कहा था, किसने, फ्राइडे सेकेंड लॉ। मतलब इसका स्टेटमेंट है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ करेंट, इफ द सेम amount
of current is passing through the different electrolyte if the same amount of current is passing through the different electrolyte, then mass of the substances is deposited at the cathode. कहाँ लिख दे? इस फिगर को मिटाते हैं ना, तो लोग फिगर को लिख लिया होगा, है ना। चलो, deposited at the cathode is directly proportional to its equivalent mass. जो इम्प्योर, जितना ये मान ले आपका इम्प्योर जिंक था, ध्यान देना, ये आपका इम्प्योर जिंक था, ये आपका प्योर जिंक था, दोनों में सॉल्यूशन में डिप थे। तो इम्प्योर जिंक में जितना परसेंट जिंक है वो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव। जितना इम्प्योर जिंक में जितना परसेंट प्योर जिंक है, इसमें आगे क्या होगा? जमा होगा। उस तरह यहाँ पर क्या था? इम्प्योर कॉपर है और ये आपका प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर कॉपर जितना परसेंट प्योर कॉपर होगा, यहाँ क्या होगा कि जमा हो कहाँ पर? कैथोड में। तो जितना जमा होगा मास, वो डायरेक्टली उसका इक्विवेलेंट वेट का, किसने का? फ्राइडे सेकेंड लॉ। इसको प्रूव करेंगे किससे? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो केस 1 देखो, तो केस 1 किसके लिए? कहाँ पर? जिंक सोल्यूशन में। तो क्या होगा कि मास ऑफ जिंक जो बेटा जमा हो रहा था कैथोड में, वो क्या होगा? डायरेक्टली किसका होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज की क्वांटिटी। ये फर्स्ट लॉ कहा था कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। तो चार्ज क्वांटिटी पर निर्भर होगा। दैट मीन्स मास ऑफ जिंक इक्वल टू, डायरेक्टली क्या दिया हम लोग? जेड क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पर क्या है? क्यू है। अच्छा, मास ऑफ जिंक इक्वल टू, जेड का फॉर्मूला बना क्या होता है? E/F। ये होता है इक्विवेलेंट वेट किसका? जिंक का, इनटू क्यू। और एफ क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है तुमको मालूम? 96 क्या होगा? 500 क्या होता है? कूलम होता है। और तुमको मालूम है इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है क्या? मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, जो लिखना है या एटॉमिक मास लिखो, एटॉमिक मास बाय n फैक्टर या मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है कि वो कितना H प्लस लूज किया या कितना OH माइनस लूज किया। अगर H प्लस OH माइनस लूज नहीं किया है तो उसके बाद कितना चार्ज है, प्लस कितना है और माइनस कितना है, उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। मान लिया अगर ये Cu+2 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इसका एटॉमिक मास किसका? कॉपर का। और इसके पास कितना चार्ज है? +2। तो एटॉमिक मास से +2 डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो एटॉमिक मास ही, तो एटॉमिक मास नहीं, मोलिक्यूल के फॉर्म में, तो मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर कितना है? टूटेगा इसमें, तुमको मालूम है Ca+2 और CO3-2। तो कितना चार्ज है? +2 -2, जितना चार्ज रहेगा तो +2 है -2 तो बाय 2 हो जाएगा, जितना चार्ज रहेगा, है ना। चलो अब ऐसा बात कर देना, +2 है -2 तो बाय 4 कर देना, नहीं, जितना प्लस हो इतना माइनस उतना डिवाइड कर देना। तो इसका मोलिकुलर मास बाय
2 हो जाएगा, है ना। चलो उसी बोलते हैं हम लोग n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास बाय क्या, n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना H प्लस लूज किया है या कितना OH माइनस लूज किया है। अगर H और OH माइनस लूज नहीं किया है, कितना उसके पास प्लस है और कितना वो माइनस है, उतना उससे डिवाइड कर दो, वो तेरा n फैक्टर, वो तेरा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है। चलो अब हम बाबू बात करते हैं किसका, केस 2 का। केस 2 में क्या था बताओ, कॉपर सल्फेट। तो ये मास ऑफ कॉपर जमा किसका हो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं। तो बेटा मास ऑफ कॉपर डायरेक्टली क्या बताओ, Z इंटू क्यू। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका फार्मूला क्या, मास ऑफ कॉपर क्या होता है, E/F होता है Z का। Z का फार्मूला होता है बेटा E/F। E/F ये होता है केमिकल इक्विवेलेंट होता है, E होता है इक्विवेलेंट वेट और F होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ मास ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय F। F क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या, कूलम्स। इसको 2 मान लो, ठीक है। और दोनों के लिए तो भाई F सेम होगा, क्योंकि F का वैल्यू सबके लिए कितना होता है, 96500 कूलम होता है। ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं, ये भी सेम है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये भी सेम अमाउंट ऑफ करंट में पास हो रहा है। तो डिफरेंस कौन होगा इसका, इक्विवेलेंट वेट जिंक और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका एटॉमिक मास कुछ और होगा, कॉपर का एटॉमिक मास कुछ होगा, है ना, कुछ अलग होगा। चलो लिख लो। तो अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो बता क्या होगा, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड करो। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करो। बता क्या होगा, देखो बेटा, मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू, बताया क्या है बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय F इंटू क्या, Q। डिवाइड करोगे तो ये क्या चला जाएगा, F चला जाएगा ऊपर, बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। तो ये Q से Q कट जाएगा, F से F कट जाएगा। बता क्या निकले, बताओ, मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या रे, कॉपर आ गया। तो ये तो बोला था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इक्विवेलेंट वेट, है ना। लिख लो, दैट इज हम बोल सकते हैं मास डायरेक्टली क्या है, मास डायरेक्टली क्या है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट वेट का निकालने का फार्मूला समझ में आ गया है, क्या होता है। अगर मान लो हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकालेंगे, कॉपर का, तो क्या होगा इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बाय क्या, इसका n फैक्टर। तो कॉपर आयंस में टूटे किसमें टूटा, देखो तो Cu+2 और SO4-2, चार्ज कितना है, 2 है। तो यहाँ एटॉमिक मास कॉपर कितना तुमको मालूम है, 63.5 होता है, इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो अलग निकलेगा नहीं। और इक्विवेलेंट वेट अगर तुम जिंक का निकालोगे भाई, तो क्या होता है बताओ, इसका एटॉमिक मास, जिंक तो एटॉम के फॉर्म में है ना, अगर मोलिकुलर हुआ तो मोलिकुलर मास होता, एटॉमिक मास बाय इसका क्या रे, n फैक्टर। अब जिंक का एटॉमिक मास देख लेना, एटॉमिक नंबर 60 होता है, सॉरी जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, मास नंबर आई थिंक 65 होता है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 65 बाय n फैक्टर। तो जिंक सॉल्ट में टूटे किसमें बता, तो आपका Zn+2 में और क्या है SO4-2 में।
इसका भी n फैक्टर 2 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा है ना यार, लेकिन f दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि f का जो वैल्यू होता है, 1 फ्राइडे का जो वैल्यू होता है वो 96500 कूलम सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत? तो आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल बता देंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।